हेलो स्टूडेंट्स, हम रिटेल मैनेजमेंट के अंदर मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड रिटेल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। और मर्चेंडाइज प्लानिंग हमने इस चैप्टर का पढ़ लिया था पार्ट 1। और नेक्स्ट जो पार्ट है रिटेल कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है कम्युनिस या कम्युनिकेयर, वहाँ से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक कॉमन, यानी कि चीज़ों को कॉमन करना या इंफॉर्मेशन को कॉमन करना। तो ये है, यानी क्या हुआ, कम्युनिकेशन का मतलब कि शेयर करना कुछ, ठीक है। तो ये है, या पहले भी पढ़ चुके हो। रिटेल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो रिटेल स्टोर है उसके बारे में कस्टमर को बताना, जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हो, जैसे जो सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हो वो बताना कस्टमर को। इसके अलावा स्पेशल ऑफ़र अगर आप कोई दे रहे हो वो इन्फॉर्म करना, स्टोर की लोकेशन बताना कि कहाँ है। तो ये सब चीज़ें जो है आप बताते हो अपने कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट 3 फंक्शन जो रिटेल कम्युनिकेशन में परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन से हैं। पहला है इन्फॉर्मिंग, कि मेन फंक्शन जो रिटेल कम्युनिकेशन का है वो क्या है, इन्फॉर्म करना अपने टारगेट कस्टमर्स को कि आप जो है क्या उन्हें अवेलेबल करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो अब एडवर्टीज़मेंट के जरिए पब्लिसिटी के ज़रिए आप उनको बताते हो, जैसे कि, और फिर कहाँ पर दोगे ये, जैसे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर, चैनल्स पर जैसे आता है, तो वो है ये है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है परसुएडिंग होता है। परसुएडिंग का मतलब क्या है कि कन्विंस करेंगे आप कस्टमर्स को कि वो आपके रिटेल स्टोर से ही प्रोडक्ट्स को बाय करें, ठीक है। तो ये है इसके अंदर उनको एनकरेज करेंगे बाय करने के लिए। तो जैसे उनको डिस्काउंट देना, परसुएशन जो है वो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिमाइंडिंग। उन्हें याद दिलाना है आपने। याद क्या दिलाना है रिटेल कम्युनिकेशन के अंदर, कि आप जो है कस्टमर को बार बार वो बात बताएंगे जो आप चाहते हो कि वो याद रखे। जैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में याद रखे, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में याद रखे, आपके स्टोर का पता उनको याद रहे। तो ये चीज़ें क्या है, रिमाइंडर के लिए आप कम्युनिकेट करते हो कस्टमर के साथ। कंपटीटर्स जो है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स को आप याद रहें, क्योंकि अदरवाइज़ वे दूसरे के पास चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ये। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि पहले कम्युनिकेशन के अंदर और अब चेंज आ गया है। चेंज आने का रीज़न क्या है कि आईटी सेक्टर ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है, इस वजह से चेंज आ गया है। पहले कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मोबाइल फ़ोन आने की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से और ज़्यादा रीच जो है कस्टमर तक बढ़ गई है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ आगे जो बताता है क्या है कि कस्टमर तक कम्युनिकेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं वो, एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, सेल्स प्रमोशन हो सकती है, या ऑफर्स हो सकते हैं, पब्लिसिटी और डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकती है, इंटरनेट मार्केटिंग हो सकती है। ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इन तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको इन सब का पता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। पहला है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट क्या करते हो आप, एडवर्टीज़मेंट के अंदर एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, परसुएड करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है मास पॉपुलेशन के साथ। मास जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ एडवर्टीज़मेंट करने के लिए आपको पे करना होगा, यानी एडवर्टाइज़र को पे करना होगा। और जो एडवर्टाइज़र है यहाँ पर आइडेंटिफाइड होगा। आपने पूरा एडवर्टाइजिंग ही पढ़ा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं ज़्यादा डीप में जाने की। इसकी फीचर्स हैं, क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये नॉन पर्सनल है, रिटन, प्रिंटेड, विजुअल, ऑडियो विजुअल या ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, मास कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि इकोनॉमिकल और स्पीडी इंफॉर्मेशन जब आपने देनी है तो बहुत बढ़िया साधन है। इसके अलावा सेल्स पर्सन जो होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में बहुत जगह पर काम करती है एडवर्टीज़मेंट।
इसके अलावा परसुएसिव है नेचर में, बहुत सारे मीडिया के थ्रू आप इसको दे सकते हो। कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कंट्रोल्ड प्रोसेस कैसे है कि किस टाइम पर आप दोगे, किस न्यूज़पेपर या मैगजीन में आप उसको दोगे, क्या नेचर होगा, क्या मैसेज होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो खुद। जो स्पॉन्सर है वो खुद डिसाइड करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एक आर्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का काम है, तो ये आप इसे आर्ट बोल सकते हैं। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर रिटेलर। रिटेलर के लिए एडवर्टाइजिंग क्या क्या काम करती है? पहला, डिमांड क्रिएट करती है, जो प्रोडक्ट और सर्विस रिटेलर बेच रहा है उसकी। इसके अलावा हाईलाइट कर सकते हो आप इसके अंदर यूजेस, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स अपने प्रोडक्ट के बता सकते हो। रिमाइंड करवा सकते हो आप कस्टमर को कि अपने प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा कंपटीशन में अगर आपको सामना करना है कंपटीशन का, तो ये हेल्प करती है। इसके अलावा नए ऑफर्स कुछ दे रहे हो, कुछ स्पेशल ऑफर्स दे रहे हो, कुछ स्कीम लेकर आ रहे हो, वो अनाउंस कर सकते हो आप एडवर्टीजमेंट में। और लास्ट क्या है कि एक ब्रांड इमेज क्रिएट करती है एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स के दिमाग में, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी, ठीक है। तो ये, इसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है कस्टमर तक पहुंचने का, वो है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? जहां पर आप पब्लिक अटेंशन क्रिएट करने की एक टेक्निक है, ये मास मीडिया की टेक्निक है। नॉन पर्सनल सेलिंग इसको बोलते हैं यूजुअली, और इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता है। ये वर्ड ऑफ माउथ होती है कि जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट लगा कैसा, तो मैं उसके बारे में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है कि हो सकता है मुझे अच्छा लगे तो मैं अच्छा बोलूँगी, क्योंकि मुझे कोई पे तो कर नहीं रहा इसके लिए, और मुझे बुरा लगेगा तो मैं बुरा बोलूँगी उसके बारे में, ठीक है। तो ये पब्लिसिटी है। ये कोशिश करनी है हमेशा रिटेलर को कि उसकी पब्लिसिटी जो है वो पॉजिटिव रहे, ताकि कस्टमर्स जो है उससे जुड़े रहें, ठीक है। इसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? जिसमें कि डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो आप अपना प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ इस तरह की मार्केटिंग में बन जाती है। यहाँ आप करते कैसे हो? टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, ठीक है। सीधा कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करके उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर और आप उनको ही बेचते हो, ये है। इसके बाद सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ये जो है ऑफर्स होते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देते हैं इसके अंदर हम, जिससे कि कस्टमर कस्टमर जो है वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद लें, ठीक है। ये है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि अब ये क्या क्या हो सकते हैं? कोई स्पेशल ऑफर हो सकता है डिस्काउंट की फॉर्म में, या फिर जो है बाय वन गेट वन की फॉर्म में, इस तरीके से। अब ये जो सेल्स प्रमोशन है ना, ये कस्टमर के लिए भी हो सकती है, मिडिल मैन के लिए भी हो सकती है, और एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड भी हो सकती है। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है, तो ज़्यादा डीप मैं नहीं जाऊँगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेट मार्केटिंग। क्योंकि इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब इंटरनेट को भी हम मार्केटिंग के लिए यूज़ करने लगे हैं। तो ये जो कस्टमर्स हैं जो मनी रिच हैं लेकिन टाइम पुअर हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है, और जो है वो इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर लेते हैं। आप देखते हैं कि हम कितने दिन तो मार्केट जाते ही नहीं हैं अब, क्योंकि इंटरनेट जो है आ गया, और जिसकी वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो वो है। इसके अलावा यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसमें कि कम्युनिकेशन, रिटेल कम्युनिकेशन के वेज को समझाया है थोड़ा सा। क्या है देखिए, नीचे लिखा है अनपेड और ऊपर लिखा है पेड। ऊपर लिखा है फिर इम्पर्सनल और पर्सनल। तो ये सारे जो वेज है ना, इनको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। देखो, पब्लिसिटी क्या है, अनपेड है और इम्पर्सनल है। कि नॉन पर्सनल थी ना पब्लिसिटी, कि एक पर्सन को कहीं पर यहाँ टारगेट नहीं किया जा रहा, अपने आप ही लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो इम्पर्सनल है, और ना ही उसके लिए कुछ पे किया जाता। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सेम चीज़ है लगभग, तो यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल होता है कि हम पर्सनली किसी उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्टीज़मेंट है, या सेल्स प्रमोशन है, या स्टोर का एटमॉस्फेयर है, वेबसाइट है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, ये सब पेड होते हैं और इम्पर्सनल होते हैं। इसी तरीके से पर्सनल सेलिंग है, ईमेल के ज़रिए बेच रहे हो या मोबाइल के ज़रिए, ये सब क्या है, पर्सनल है, ठीक है, और साथ में पेड भी होते हैं।
तो ये थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाया है। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रमोशन बजट। प्रमोशन बजट क्या है? ये मॉनेटरी प्लान है जो आपको डिटरमिन करना होता है कि आप मैसेज को कन्वे करने पर, पर्सपेक्टिव कस्टमर तक पहुँचाने पर कितना खर्च करेंगे। ठीक है, तो वो है, तो फ्यूचर एक्टिविटीज़ जो आपने करनी है प्रमोशन से रिलेटेड, उन पर आप कितना खर्च कर सकते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रमोशन बजट कहलाता है। तो प्रमोशन बजट का एक प्रोसेस यहाँ दिया हुआ, देखिए ये रहा। सबसे पहले जो है यहाँ पर आता है सेटिंग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले, क्योंकि कोई भी काम बिना ऑब्जेक्टिव सेट करे अगर आप करोगे तो ये कैसे देखोगे कि अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले तो प्रमोशन क्यों कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है डिटरमिनिंग टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड करे हैं वो कैसे अचीव करोगे आप, उसके लिए क्या क्या काम आपको करना होगा वो डिटरमिन करना है। इसके बाद आता है प्रिपेयरिंग प्रमोशन बजट। अब जो है जब आपको पता लग गया कि ये काम करने हैं, फिर आप प्रिपेयर करेंगे अपना प्रमोशन बजट। फिर अप्रूवल है, अप्रूवल ऑफ प्रमोशन बजट, अपने जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे अप्रूवल लेंगे। इसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ प्रमोशन बजट। अब जब अप्रूवल मिल गई तो एलोकेट कर दो, और उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग लास्ट पॉइंट है, यानी कि आप उसमें देखेंगे, रिव्यू करेंगे बाद में कि भाई जो हमने प्रमोशन बजट लगाया था क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए प्रमोशन के हम या नहीं कर पाए। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है प्रमोशनल स्ट्रेटजी इन रिटेल। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो सारे बेनिफिट्स और ऑफर्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को आप जिस भी तरीक़ों से अफेक्ट कर सकते हो वही प्रमोशनल स्ट्रेटजी आपकी होती है। और यहाँ पर कई सारे तरीके हो सकते हैं जो कि ये प्रमोशनल रिटेल स्ट्रेटजी जो हमारी है उसको जिनसे हम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन बजट कैसे आप डिसाइड करो कि भाई कितना होना चाहिए आपका, वो उसकी ये कुछ स्ट्रेटजीज़ बता रहा है यहाँ पर। क्या है? पहली है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि आप पहले सेल्स का प्रोजेक्शन कर लो, कि आप आइडिया लगा लो, मतलब मेथड्स कुछ यूज़ करके कि आपकी सेल कितनी हो सकती है, उसकी कुछ परसेंटेज डिसाइड कर लो। वो परसेंटेज जो है की फॉर्म में ही आप प्रमोशन पर खर्च करेंगे। ठीक है, कि हमने अगर 10,000 यूनिट बना रहे हैं हम, 10,000 यूनिट बिकेंगी हमारी, उसके हिसाब से हमें 10,000 यूनिट बनाने के लिए या फिर जो बेचने के लिए हमें इतनी प्रमोशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल्स का लगा के आइडिया, उसके बाद कुछ परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लेते हैं। इसके बाद सेकंड आता है कंपैरेटिव पैरिटी मेथड। इसमें क्या है कि जितना हमारा कंपटीटर खर्च कर रहे होते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर, हम भी उतना ही खर्च कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अफोर्डेबिलिटी मेथड, जो जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम कुछ और नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास कितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जजमेंट मेथड। जजमेंट मेथड क्या है कि जहाँ पर प्रमोशन बजट डिसाइड करने के लिए एक सब्जेक्टिव जजमेंट की जाती है और उसी बेसिस पर जो है बजट डिसाइड कर दिया जाता है। और सब्जेक्टिव जजमेंट कैसे करेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद है इंक्रीज़ ओवर लास्ट ईयर्स बजट। आप ये कर सकते हो कि कुछ परसेंटेज आप इंक्रीज़ कर रहे हो पिछले साल के जो बजट था आपका उसमें। ठीक है, जैसे पिछले साल मान लो कि आपने 10% 10,000 यूनिट बनाई थी, उसका मान लो कि 10 लाख में बनी और उसका 10% खर्च किया था, तो इस बार आप उसका 12% खर्च कर दो जो भी यूनिट बनाओगे, तो वो ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च अप्रोच और टास्क ओरिएंटेड मेथड। इसमें क्या है कि आप अलग अलग टास्क क्या क्या करने होंगे आपको वो डिसाइड करके हर टास्क पर कितना खर्च कर सकते हो या फिर जो है कितना करना चाहिए उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हो, तो ये टास्क ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ रिटेल प्रमोशन मिक्स। रिटेल प्रमोशन मिक्स जब हम करते हैं तो कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर शामिल करते हैं, वो है ये कुछ। पहला है एडवर्टाइजिंग, जो हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर रिटेलर हाईलाइट करेगा अपने प्रोडक्ट की फीचर के बारे में, नेचर के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कि वो क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है, वो यहाँ पर बताएगा एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। ठीक है, दूसरा है प्राइजेज़।
कई बारी क्या है, रिटेलर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्राइजेज़ जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बेच रहा है उसके साथ दे देता है, उसको लिंक कर देता है, जिससे कि कस्टमर मोटिवेट हो उसको परचेज़ करने के लिए। इसके बाद कूपन्स, बहुत बारी कूपन्स दे देते हैं, डिस्काउंट मिलता है जिस पर कि आपको अगर आप 1 मंथ के अंदर और परचेज़ करते हो हमसे तो इतने 500 रुपये का कूपन मिलेगा, या इतने तक की परचेज़ करते हो तो इतने का कूपन मिलेगा। इस तरीके से जो है कई बार रिटेलर हमें कूपन्स देते हैं। इसके बाद ऑफर्स, कुछ स्कीम्स जैसे कि दे सकते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री और बाय 2 गेट 5, इस तरीके से जो है ऑफर्स आते हैं। इसके अलावा डेमोज़ हैं। डेमोज़ क्या होते हैं कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये ऐसे काम करेगा। तो जैसे यहाँ रोटी मेकर का एग्जांपल दे रहा है, रोटी मेकर बेचने वाला रिटेलर जो है वो रोटी मेकर को यूज़ करके कि किस तरीके से रोटी मेकर से वो एक्चुअल में रोटियां बनती हैं वो दिखाता है डेमो के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद आता है लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस क्या है कि जो कस्टमर रिटेलर से खरीद रहे हैं प्रोडक्ट कंटिन्यू, जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको क्या है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देना या फिर कुछ भी उनके लिए स्पेशल कर देना, तो उसको लॉयल्टी बोनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। इसके बाद है पीओपी अट्रैक्शंस, यानी पॉइंट ऑफ परचेज कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं कि जब कस्टमर खरीदने आ गया है तो आप वहाँ पर फिर उसको मोटिवेट कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो कोई स्पेशल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो पीओपी अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो है मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड रिटेल कम्युनिकेशन चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सिक्स्थ जो चैप्टर है हमारा वो है सिक्योरिटी इश्यूज़ इन रिटेलिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ज़रूरी भी है समझना, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर पढ़ेंगे।